आज 7 सितंबर 2025 को हमें ब्लड मून देखने को मिलेगा, इंडिया में भी और अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी। तो ये ब्लड मून होता क्या है, इसे आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। ब्लड मून कुछ नहीं है, एक सिंपल मून है जो कि डार्क रेड कॉपर कलर का हो जाता है चंद्र ग्रहण के समय। ठीक है, तो ये चंद्र ग्रहण क्या होता है और ये ब्लड मून कैसे फॉर्मेशन होता है चंद्र ग्रहण के समय, इसे समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट्स को जानना ज़रूरी है। पहला कंसेप्ट है फेजेज ऑफ द मून। अक्सर हम सुनते हैं ये अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो ये है क्या? तो ये सिर्फ मून के डिफरेंट फेजेज हैं। एक महीने में अगर हम रात को आसमान में देखते हैं तो मून के फेज बदलते रहते हैं। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है और यहाँ पे अर्थ है, और ये जो फेजेज है ये इसी मून को एक्सपेंड करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो न्यू मून का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाँ, न्यू मून को हम लोग अमावस्या भी बोलते हैं। उस दिन को जिस दिन न्यू मून का फॉर्मेशन होता है उसे हम अमावस्या बोलते हैं। तो जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े हो और सनलाइट इधर से इधर आ रही है तो आपको सिर्फ मून का ये वाला पोर्शन ही दिखाई देगा जो कि अंधेरे में रहेगा, इसलिए यहाँ पे पूरा अंधेरा दिखाया गया है। इसे न्यू मून यानी कि अमावस्या कहते हैं। और जैसे जैसे फेज बढ़ता जाएगा इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ वैक्सिंग क्रिसेंट मून, फिर फर्स्ट क्वार्टर, और आफ्टर 14 और 15 डेज ये एक फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि सनलाइट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ दिखाई देगी हमें, और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें फुल मून दिखाई देगा। और ये है फर्स्ट क्वार्टर मून और ये है लास्ट क्वार्टर मून। तो यहाँ पे लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम यहाँ से ये देख रहे हैं तो हमें फर्स्ट हाफ यानी कि ये दिखाई दे रहा है राइट साइड की तरफ, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से ये देख रहे हैं तो हमें अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ से कि सनलाइट यहाँ से यहाँ आ रही है तो हमें उजाला यहाँ दिखाई देगा, जो कि यहाँ ट्रांसलेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि हम जैसे देख रहे हैं अर्थ से, तो हमारा ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया, तो हमें राइट में अंधेरा दिखाई दे रहा है और लेफ़्ट में उजाला दिखाई दे रहा है। तो पिक्चर को देखिए आप, यहाँ भी लेफ़्ट में उजाला दिखाई दे रहा है और राइट में अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो ये सेम पिक्चर को यहाँ पे दिखाया गया है हमारे पर्सपेक्टिव से, इसलिए ये यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि कैसे मून के डिफरेंट फेजेस होते हैं जो एक महीने में बदलते रहते हैं। अगर हम रात में आसमान की तरफ देखें तो हमें एक क्लियर समझ में आ जाएगा। हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट है इक्लिप्टिक वर्सेस सेलेस्टियल इक्वेटर। तो हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ का एक इक्वेटर होता है जो कि ये दिखाया गया सर्कल के थ्रू, और अर्थ की एक एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये रोटेट करती है 24 आवर्स में एक बार। लेकिन अगर ये रिवॉल्व करती है अराउंड सन तो ये इस प्लेन में नहीं करती है, ये करती है इस प्लेन में, ठीक है। और इसी प्लेन को हमें इक्लिप्टिक कहते हैं, यानी कि जिस प्लेन में अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है उस प्लेन को इक्लिप्टिक प्लेन कहा जाता है। और जिस प्लेन के अबाउट अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस में उस प्लेन को हम सेलेस्टियल इक्वेटर कहते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, जान भी लिया होगा, जानते भी होंगे, 23.4 डिग्री होता है, जो कि सेम यहाँ पे दिखाया भी गया है। हम इससे जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि ये जो डॉटेड लाइन है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो फिर ये होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो इक्लिप्टिक ऑर्बिट है जो यहाँ पे अर्थ को कट कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सन का जो मोशन है वो इस अर्थ की इस पॉइंट तक पहुँच रहा है, इसके इधर नहीं जा पा रहा है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या होता है कि यहाँ पे सन कभी न कभी ओवरहेड रहता ही है। अगर इसके बाद हम जाएंगे तो सन हमारे ओवरहेड कभी नहीं होगा। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दो ऐसे सर्कल्स हैं, अब लोग जानते हैं इमेजिनरी सर्कल्स, जहाँ पे सन ओवरहेड होता है। इसके बियॉन्ड में और इसके बियॉन्ड में सन कभी भी ओवरहेड नहीं होता, जो इस सर्कल से और इस पॉइंट से एविडेंट है यहाँ पे। तो हम लोग को आज ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो पढ़ते रहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक्चुअली होता क्या है। और सिमिलरली दो अदर सर्कल की बात करते हैं, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल हेयर।
तो फिर ये क्या होता है? तो आर्कटिक सर्किल वैसे सर्किल होते हैं जिसके बियॉन्ड में हमें 24 आवर्स की डे और नाइट मिलती है। अगर हम लोग इसकी इस तरफ आएंगे तो हमें 24 आवर्स की डे नाइट नहीं मिलेगी, और इसकी इस तरफ जाएंगे तो हमें और 24 आवर्स की डे नाइट मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक वही डिवीज़न किया गया है आर्कटिक सर्किल और नॉर्दर्न पोल के बीच में। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कंसेप्ट की तरह, मून का ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पे हमने देखा कि ये अर्थ का इक्लिप्टिक प्लेन है, तो सेम यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो ये भी नहीं है, वो इससे 5 डिग्री एंगल के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यही रीज़न है कि हमें हर एक न्यू मून पे या फिर पूर्णिमा के दिन हमें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये मानो जैसे कि यहाँ पे हमने सन बना दिया, तो सन के लाइन ऑफ साइट में नहीं रहेगा ये मून। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। अब राहु एंड केतु, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बताते रहते हैं कि राहु और केतु ने अटैक कर दिया चंद्रमा के ऊपर या सूरज के ऊपर, उसे खा गया। तो होता क्या है? तो हमारे पुराणों में और एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि राहु और केतु आर शैडो प्लैनेट्स। इट मीन्स कि उनका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, वो जस्ट कुछ सर्कमफ्रेंशियल एविडेंस मिलते हैं उनके, जिसके कारण उनको शैडो प्लैनेट भी कहा जाता है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो इनको नोड्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये अर्थ का ऑर्बिट है, इक्लिप्टिक, जिसे हमने समझाया था आपको, ये इक्लिप्टिक है, और ये लूनर ऑर्बिट है। और यस, यहाँ पे 5 डिग्री का एंगल बनता है दोनों के बीच में। इस पिक्चर के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये डॉटेड लाइन ये नीचे है और यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू हो रही है और फिर नीचे जा रही है। तो जिस पॉइंट से लूनर ऑर्बिट ऊपर जाना शुरू हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग लूनर नोड, या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखिए, इसे बोलते हैं राहु। ठीक है, और ये ऑर्बिट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए अर्थ के ऑर्बिट से नीचे जा रही है उसे हम लोग बोलते हैं केतु, यानी कि डिसेंडिंग लूनर नोड। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण एक्सेट्रा को समझने के लिए। और हमने पहले ही बताया आपको कि हर एक न्यू मून या फिर फुल मून के दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। इसका रीज़न ये भी यहाँ से भी मिल चुका होगा आपको कि जब तक ये दोनों नोड भी कहलाते हैं राहु और केतु इस लाइन में नहीं आएंगे, यानी कि अर्थ, मून और सन की लाइन में नहीं आएंगे दोनों नोड, तब तक कोई भी एक्लिप्स नहीं लगने वाला है। और होता यही है कि जैसे यहाँ पे दोनों नोड्स हैं, तो अगर अर्थ यहाँ पे आएगी इधर से रोटेट करते हुए, क्योंकि अर्थ इस बार रोटेट करती है, तो अब देखेंगे यहाँ पे ही एक ऑर्बिट फॉर्म होगा मून का, और नोड यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे उनके, क्योंकि सन से अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर हमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण देखने को मिला। तो यहाँ से आफ्टर 90 डेज 90 डिग्रीज, फिर यहाँ से 90 डिग्रीज के बाद फिर से हम नॉन अलाइनमेंट देखने को मिलेगा नोड्स में, बिटवीन लाइन्स ऑफ नोड्स एंड लाइन्स बिटवीन अर्थ, मून एंड सन। तो ये सब यहाँ परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, यहाँ भी हो जाएंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ भी ग्रहण देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जब ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर हमें एक नोड में कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मीन्स अर्थ, सन, मून एंड दोनों सब सारे नोड्स एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो लगेगा हम चंद्र ग्रहण। और इन नोड्स के बारे में एक और बात बता दें कि ये मून की जो ऑर्बिट है ये भी रोटेट करती है अपने एक्सिस के अबाउट, और इस एक साल में पर ईयर अराउंड 19 डिग्री रेट्रोग्रेड मूव करती है। मीन्स अगर हमारा सन ऐसे मूव कर रहा है तो इनका ऑर्बिट ऐसे मूव करता है। ठीक है, तो इसे रेट्रोग्रेड मूवमेंट बोला जाता है। और इनका जैसे कि एक साल में 90 डिग्री अगर मूवमेंट हो रहा है तो ऑफ कोर्स 18 साल में, लगभग 18 साल में इनका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है इस लूनर ऑर्बिट का अपने एक्सिस के अबाउट। अब हम बात करें एक्लिप्स होता क्या है। तो एक्लिप्स उस कंडीशन में होता है जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में आ जाते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ये तीनों एक लाइन में हैं।
ठीक है, तभी हमें एक्लिप्स देखने को मिलता है, जैसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मून की इमेज पड़ रही है अर्थ पे, तो इस एरिया में जो भी लोग होंगे और इस एरिया में भी उनको सन की इमेज नहीं दिखाई देगी, उनको सन नहीं दिखाई देगा, तो उसे बोलेंगे सोलर एक्लिप्स। और इस केस में हमारा मून यहाँ पे है, तो जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे उनको मून नहीं दिखाई देगा, तो उसे बोलते हैं हम लोग लूनर एक्लिप्स। तो क्वेश्चन उठता है कि एक साल में कितने एक्लिप्स हो सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम? तो मिनिमम 4 हो सकते हैं और मैक्सिमम 7 हो सकते हैं। तो क्यों ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते हैं? तो हमने पहले ही डिस्कस किया था यहाँ पे कि जो राहु केतु का कंसेप्ट, कि जो असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स होते हैं और अर्थ और सन और मून की जो एक्सिस है वो सब एक लाइन में होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें 5 डिग्री का डिफरेंस होता है। इसके कारण हर एक न्यू मून और फुल मून पे हमें चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण देखने को नहीं मिलता है। और हमने पहले बताया था कि हर एक 6 महीने पे एक सीजन एक्लिप्स सीजन देखने को मिलता है, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिला था, यहाँ देखने को मिला था। तो उस सीज़न में एक सीज़न में 3 और किसी में 4, मैक्सिमम 7 एक्लिप्स एक साल में हो सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे मिनिमम 4 लिखा है, मैक्सिमम 7 लिखा है। और एक एक्लिप्स सीजन में लगभग 35 दिन होते हैं। एक्लिप्स सीजन क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि चलो जैसे कि यहाँ पर हमने सन बना दिया, यहाँ पे हमने मून बना दिया, यहाँ पे अर्थ बना दिया, तो ये जो एरिया है लगभग 18 डिग्री का, इस एरिया में अभी अगर अलाइनमेंट हो जाए, जो नहीं कि एकदम सेंटर टू सेंटर ही हो, इस एरिया में अलाइनमेंट हो जाए तीनों का, तब भी हमें पार्शियल एक्लिप्स एटलीस्ट देखने को मिल ही जाएगा। तो उसी को बोलते हैं एक्लिप्स सीजन, जो कि लगभग 35 डेज का होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं एक डिफरेंट कंसेप्ट जो कि अम्बरा, पेनम्बरा और एंटम्बरा के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है। तो सपोज करो कि एक बड़ा सा लाइट बल्ब है, उसके सामने आपने एक बास्केटबॉल रख दिया और उसी लाइन ऑफ साइट में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 कंडीशन है यहाँ पे। पहला कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये आपकी आइज़ है मान लो, तो आपको बल्ब बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसका अपरेंट साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप बिल्कुल अंधेरे में रहेंगे, वहाँ पे बल्ब को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ये एरिया, हाँ इस एरिया को बोलेंगे अम्बरा, ठीक है। और ये जो एरिया है ये है पेनम्बरा, इसको बोलते हैं पेनम्बरा। मतलब पार्शियली आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो यहाँ से आप देखना चाहेंगे, ठीक है, तो कुछ व्यू आपको तो ब्लॉक हो जाएगा बल्ब से, लेकिन कुछ व्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को आप देख सकते हैं, बल्ब की इस पोर्शन को, यहाँ पे खड़ा होके इस पोर्शन को आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पेनम्बरा। और ये लास्ट लोकेशन यहाँ पे है, जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ से लाइन क्रॉस होने के बाद फिर से एक और एरिया फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं एंटम्बरा। यहाँ से अगर आप देखेंगे बल्ब को, तो आप कुछ बल्ब ऐसा दिखाई देगा, यानी कि बास्केटबॉल बीच में और उसके चारों तरफ बल्ब दिखाई दे रहा है, तो इसको बोलते हैं एंटम्बरा कंडीशन। और ये लूनर एक्लिप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ है सोलर एक्लिप्स के लिए एप्लीकेबल, जिसमें हमें सन का एनुलस दिखाई देता है। एनुलस का मतलब होता है रिंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ये बात बता क्यों रहे हैं और आपको इससे क्या मदद मिलेगी आगे बताएंगे इसके बारे में, जब पढ़ाएंगे लास्ट में जाके कि आखिर है क्या ब्लड मून है। बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक और कंसेप्ट समझ लेना है जिसको बोलते हैं रेलिंग स्कैटरिंग। रेलिंग स्कैटरिंग क्या होता है? तो हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो जो भी वहाँ से वेव्स निकलती है विजिबल रेंजेज में, वो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से टकराती है और डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये कंसेप्ट है कि अगर वेवलेंथ जो है ना, उनका लेंथ अगर पार्टिकल लेंथ से कम हो, पार्टिकल साइज से कम हो, तो स्कैटरिंग होता है। और स्कैटरिंग भी पार्टिकुलरली जो लोअर वेवलेंथ की लाइट्स है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका ज़्यादा होता है,
तो यही कारण है कि हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है कि जैसे जो भी लाइट सन की तरफ से आती है वो पार्टिकल्स आके स्कैटर हो जाती है, जिसमें वायलेट ब्लू इंडिगो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन हमारी आंखें सेंसिटिव होती है सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट के लिए कंपेयर टू वायलेट एंड इंडिगो। सो हमें चारों तरफ ब्लू ही ब्लू दिखाई देता है, हम लोग वायलेट इंडिगो को उतना परसेप्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा रेले स्कैटरिंग इफ़ेक्ट। और यही रीज़न है कि हमें सनसेट और सनराइज दोनों रेड कलर में दिखाई देती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ से इसको बोलते हैं होराइजन। ठीक है, इसको होराइजन बोलते हैं। तो होराइजन से अगर सनलाइट आ रही है तो इसको एक थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर से क्रॉस होकर हमें आंखों तक पहुँचना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस में उनकी सारी ब्लू लाइट्स स्प्रेड आउट हो जाती है चारों तरफ, यानी कि जो भी शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट है वो स्कैटर हो जाती है, और जो भी पहुंचती है वो सिर्फ लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट होती है, जैसे कि रेड या फिर ऑरेंज। तो यही रीज़न है कि हमें सनराइज और सनसेट कभी पिंक, कभी ऑरेंज, कभी रेड दिखाई देता है, जबकि हम दिन में देखेंगे सन को तो वो सिर्फ येलो दिखाई देगा। ये होता है सिर्फ रेले स्कैटरिंग की वजह से। यस, तो लास्ट में हम आ जाते हैं अपने फाइनल की तरफ, ब्लड मून। तो ब्लड मून क्या होता है? तो ब्लड मून फॉर्मेशन होता है टोटल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स मैंने बताया था कि ये इस रीजन में होता है, अम्ब्रा रीजन में। इसको मैंने अम्ब्रा रीजन बताया था कि यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ बास्केटबॉल ही दिखाई देगा, ये लाइट बल्ब दिखाई ही नहीं देगा। तो ऐसे ही यहाँ जो मून है ये अर्थ के अम्ब्रा रीजन में आ रहा है, तो बिल्कुल ही यहाँ से हमें सन का कोई भी पोर्शन नहीं दिख पाएगा। जो भी लोग होंगे उनको मून पूरा का पूरा डार्क डार्क दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि पार्शियल एक्लिप्स नहीं है, टोटल एक्लिप्स है। और सन की रेज यहाँ से आ रही है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे स्कैटरिंग हो रहा है, रेली स्कैटरिंग, क्योंकि उनको एक थिक लेयर से गुजरना पड़ रहा है, लाइक होराइजन कंसेप्ट जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ से जो भी ब्लू लाइट्स हैं, ब्लू कलर की लाइट, वो स्कैटर हो जा रही है चारों तरफ। सिर्फ लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट ही मून तक पहुंच पाएगी, जिसके कारण मून का कलर रेडिश हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड मून। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें।